देखो कल हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम आपको बताया था कि आज के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा केमिकल बिहेवियर ऑफ आइदर एसिड और बेसिस हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल बिहेवियर और फिजिकल बिहेवियर में पहले आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। तो केमिकल बिहेवियर क्या होता है और फिजिकल बिहेवियर क्या होता है। तो अगर हम फिजिकल बिहेवियर की बात करें तो किसी भी चीज़ को, इवन हम बोलते हैं ना कि तुमको देख करके तुम्हारा फिजिकल बिहेवियर बताना, तो तुम्हारा फिजिकल बिहेवियर अगर हम तुमको सामने खड़ा कर दे और सामने खड़ा करने के बाद तुम्हारे बारे में अगर हमको बताना हो तो हम तुम्हारे बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तुम्हारा कलर क्या है, तुम्हारा हाइट क्या है, तुम्हारे में देख करके एनर्जी कितना है, ये सब तुम्हारा फिजिकल स्ट्रक्चर वही ना बता सकते हैं कि लड़का मोटा है, नाटा है, काला है, गोरा है ना। दैट्स अ फिजिकल बिहेवियर। लेकिन अगर बाई चांस हम ऐसा सोच ले कि अगर हम एक कोई मजाक करते हैं तो लड़का किस तरीके से रिएक्ट करेगा, हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखे हुए। लेकिन अगर हम बोले कि अगर हम मजाक करेंगे तो लड़का किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो जो रिएक्ट करेगा ये हम नहीं बता पाएंगे जब तक वो रिएक्ट नहीं करे। तो ये उसका एक केमिकल बिहेवियर है। केमिकल बिहेवियर मतलब कि कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, वो उसका केमिकल बिहेवियर होता है। तो हम लोग फिजिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ चुके हैं, आइदर एसिड और बेस, जो लिटमस पेपर के साथ क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका टेस्ट कैसा होता है और बहुत कुछ। अभी हम लोग जो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि जो एसिड है वो मेटल के साथ, एसिड या बेस जो है मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब कि आपको बताना है कि जो एसिड है या इवन आपका बेस है, इसको अगर आप मेटल से रिएक्ट कराओ तो क्या होगा, ठीक है ना, ये हमको बताना है। तो आप याद रखना कि सबसे पहले कि कोई भी मेटल अगर एसिड से, कोई भी मेटल नहीं, सबसे पहले तो आप एक रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे या उसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। उसमें देखोगे ना कि आप पेज नंबर एनसीईआरटी बुक का खोलोगे तो मेटल नॉन मेटल में दिया हुआ है, यहाँ पे 45 में। तो यहाँ पे देखोगे ना कि लिखा हुआ है इस तरीके से, सबसे ऊपर में लिखा हुआ पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आपका है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आपका है एल्युमिनियम, जिंक, है ना। जिंक के नीचे फिर क्या है, आयरन, फिर उसके बाद लीड और फिर हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन के नीचे आपको देखिएगा तो कॉपर, उसके बाद Hg, ये सब लिखा हुआ। अब अगर आप मेटल रिएक्ट विथ एसिड की बात कीजिए, वो सारा मेटल जो एक्टिविटी सीरीज या इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहिए, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर होता है। ये सारे मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन जो होता है वो बाहर निकल जाता, ठीक है। तो अगर कोई भी मेटल है, अगर हम लोग मेटल ले लेते हैं, लेकिन कौन सा मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो या जो ज़्यादा रिएक्टिव हो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। मतलब कि अगर आप एसिड ले लो तो एसिड से वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन साइड हो जाएगा और यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपका एक्टिविटी दिया हुआ बुक में, आप उसको थोड़ा सा रीड करना। अब इसके लिए जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपका दिया भी हुआ है पेज में कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लो कि ले लेते हैं सोडियम, और सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम। हाइड्रोजन और सोडियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन यहाँ साइड हो जाएगा और सोडियम जो है क्लोरीन से मिल जाएगा।
और बना क्या लेगा, NaCl। सेम वे में अगर मान लें कि यहाँ पर हम ले लेते हैं पोटेशियम और फिर यहाँ पर ले लेते हैं HNO3, आप गेस कर सकते हो कि क्या बनेगा। यहाँ से पोटेशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये बना लेगा KNO3 और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। उसी तरीके से आप बहुत सारा और भी मेटल लो, तो कोई भी जो मेटल है एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता और बनाता क्या है, सॉल्ट। तो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म सॉल्ट विथ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा कि जो भी यहाँ से गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है, तो उस गैस के पास एक जलते हुए तिल्ली को ले जाओ, मैच स्टिक, ठीक है ना, एक बर्निंग मैच स्टिक को ले जाओ, वो पॉप साउंड के साथ जलता है। तो कोई भी गैस अगर पॉप साउंड के साथ जलता है तो दैट मीन्स वो गैस कोई और नहीं, हाइड्रोजन है। अब हम क्या करते हैं कि एक बेस को रिएक्ट करवाते हैं विथ अ मेटल, जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जिंक से रिएक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे आप सोचिए कि कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए, मतलब कि ये जो जिंक है इस सोडियम को तो खैर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये सोडियम जिंक से जब रिएक्ट कराओगे तो बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बन जाता है आपका Na2ZnO2 और यहाँ से आपका हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है। मतलब इस केस में भी क्या हुआ कि अगर एक मेटल बेस से रिएक्ट किया तो फिर यहाँ भी एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। मतलब बेस भी अगर मेटल से रिएक्ट किया है तो रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ऐसा सभी बेसेस के साथ नहीं होता। समझ में आया? To find the hydrogen formed in the reaction, however, such reaction are not possible for with all metal। तो ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे हर मेटल को लोगे और उसको बेस से रिएक्ट कराओगे तो ये सॉल्ट विथ हाइड्रोजन गैस बनेगा या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं और बेस से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाते हैं, और उसी में से एक है आपका जिंक, ठीक है ना। एक एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम लोगे तो वो भी एल्युमिनेट बनाता है और वहाँ पर भी हाइड्रोजन रिलीज होता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि अगर कोई एसिड है मेटल से अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट विथ हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वही मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर है। बेसिस भी अगर मेटल से रिएक्ट करते हैं तो उस केस में भी हाइड्रोजन लिबरेट होता है, लेकिन उस तरह का जो बिहेवियर है वो सारे मेटल में नहीं होता है। कुछ ही मेटल ऐसे हैं जो बेसिस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट कराते हैं, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे है कि व्हाट हैपन व्हेन द एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, कि अगर किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पे है कि अगर आप मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है ना, इसको अगर हम एसिड से रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा। ठीक, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Na2, ऐसे देखिए Na2CO3, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाते हैं HCl से। तो यहां पर भी एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में नहीं होता है,
अब ये जो सोडियम है आपका वो इस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा? NaCl। और आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट से या कार्बन डाइऑक्साइड से जो भी रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन अगर कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, CO2 और H2O। हाइड्रोजन अगर कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो ये नहीं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, नहीं। हाइड्रोजन कभी भी अगर कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, CO2 और H2O। तो ये इसके साथ गया, NaCl बना लिया। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जाएगा तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, H2O और CO2। समझे? सिमिलर वे में अगर हम लोग यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ? NaHCO3, और फिर हम इसको HCl से रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर यहाँ पे सोडियम जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा? NaCl। तो यहाँ से फिर ये NaCl बन जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो फिर ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा। कौन सा दो पार्ट होगा? तो H2O और CO2। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या है आपका? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा आपका सबसे पहले सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम एक बेस लेते हैं, एक बेस लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, और फिर उस लाइम वाटर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और फिर इससे क्या किए कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवा दिए। ठीक ना? तो लाइम वाटर से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो फिर क्या बनता है? तो यहाँ पे एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट आपको बताएंगे फर्स्ट चैप्टर में कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेट करते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे बनेगा आपका CaCO3, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, मतलब ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से आपका बन गया CaCO3। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो बना लेता आपका वाटर। मतलब कि अगर हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो एक प्रिसिपिटेट का मतलब कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता उसका फॉर्मेशन करता। ठीक है ना? विथ वाटर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन वहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं या पास करवाते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक्सेस मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो शुरुआत में क्या होगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, बना क्या लिया? CaCO3 प्रिसिपिटेट। अब ये जो है फर्दर अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से फर्दर रिएक्ट करेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो यहां से देखोगे CaCO3, फिर इसको CO2 से रिएक्ट करवा दो। ठीक है ना? और साथ ही साथ वाटर तो था ही, वहां पे वाटर भी है, तो क्या बनेगा? तो यहां पे अगर हम लोग इस प्रोसेस में
एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा देते हैं तो फिर हमको बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस केस में आपका यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा CaHCO3। अब फिर से एक बार आप ओवरव्यू समझिए कि अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर किसी बेस से पास कराओ, बेस से पास कराओ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाओ, पास कराओ, तो सबसे पहले एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है विथ वाटर। लेकिन जब वहाँ पे और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो फर्दर रिएक्शन होता है, मतलब यही जो पार्ट है जो बना हुआ था ये प्रोडक्ट फर्दर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक लास्ट आता है, लास्ट नहीं उससे पहले आता है कि हाउ अ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, कि एसिड और बेसिस जो है वो एक दूसरे से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे कि एसिड एंड बेसिस जो होता है एक दूसरे को बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है। अगर आप बेस को जानते होंगे तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, बेस को एक कॉमन सा नेम क्या कह सकते हो आप, एंटी एसिड। जितना भी एंटी एसिड होता है, एंटी एसिड मतलब जो एसिड के अगेंस्ट में काम करता है तो वो बेसिस होता है। तो बेसिस आर एंटी एसिड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे एक न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है इन द सेंस कि ना तो वो सब्सटेंस में एसिडिक बिहेवियर होता है ना बेसिक बिहेवियर होता है, समझे। तो कभी भी अगर एसिड रिएक्ट करेगा विथ बेस तो बनेगा क्या, सॉल्ट विथ वाटर। तो क्या होता है कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट विथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। चूंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लिए कि यहाँ पे ले लेते हैं HCl और यहाँ पे लेते हैं NaOH। हमेशा याद रखना कि बेस अगर लिखोगे ना तो बेस में शुरू में तो मेटल रहता है और यहाँ पीछे में या तो OH रहेगा या तो O रहेगा। बेस का ये पहचान है कि शुरू में यहाँ पे मेटल रहेगा, यहाँ पे OH या O रहेगा। एसिड का पहचान है कि उसका स्टार्टिंग में हमेशा H रहेगा। चलो अब ये रिएक्ट करेगा, तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इसको ये सोडियम डिस्प्लेस कर देगा, तो सोडियम इससे रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा NaCl। और यहाँ से H जो है OH से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा। अब आप कोई भी एसिड लीजिए, उसको किसी बेस से रिएक्ट करवाइए, तो एसिड कभी भी किसी बेसिस से रिएक्ट करेगा तो हमेशा वो सॉल्ट विथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए हमारे पेट में कभी कभी दर्द होता है। अब फिर से हम लोग वापस आते हैं, चींटी काटता है, चींटी काटता है तो वह आपके बॉडी के अंदर में एसिड रिलीज कर देता है। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो अब आप उस केस में क्या करते हो कि मम्मी जैसे क्या करते हो, मतलब कि हमको चींटी काटा या बिढ़नी काटा या कोई भी काटा तो एक तरीके से वो एसिड इंजेक्ट कर दिया। अब हम लोग घरेलू उपचार क्या करते हैं, तो घरेलू उपचार में क्या करते हैं कि सबसे पहले उस पर प्याज रगड़ते हैं। तो प्याज क्या होता है कि वो एक बेसिक सब्सटेंस है, तो बेसिक सब्सटेंस है तो एसिड से रिएक्ट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। एक काम वो करते हो। दूसरा काम कर सकते हो कि आप मेटल लोहा हुआ रगड़ते हो, तो लोहा भी रगड़ोगे तो मेटल रिएक्ट कर रहा है विथ एसिड, तो मेटल भी अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो भी न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। और क्या करते हो, टूथपेस्ट,
टूथपेस्ट भी बेस है। तो इन सब चीज़ों को आप जानते होंगे। आपके पेट में एसिडिटी होता है, वो भी एक एसिड के कारण होता है। तो ऊपर से जो हम दवा खाते हैं वो क्या होता है, एक बेस होता है जो एंटी एसिड का काम करता है। तो वहाँ पे एक्चुअली में जो आप या तो बिढ़नी की बात करो या चींटी की बात करो, या आप एंटी मतलब कि आप पेट में दर्द जो हो रहा है जो एसिड के प्रेजेंस के कारण हो रहा है, उन सब केसेस में ये जो बेस है वो बेस क्या काम करता है, तो बेस क्या काम करता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और उससे आपको पेन से रिलीफ मिलता है। तो हम बेस को कह सकते हैं कि इट एक्ट एज एंटी एसिड, वो एक एंटी एसिड की तरह एक्ट करता है। अब उसके बाद आता है आपका रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो अगर आप कोई मेटेलिक ऑक्साइड ले लो, आप उसको पहले ना ऐसे करते हैं, देखिए कोई मेटेलिक ऑक्साइड कहने का मतलब Na2O मेटल का ऑक्साइड है, इसको एसिड से रिएक्ट करा दो, क्या होगा, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोजन O से, है ना। तो यहां भी देख रहे हैं कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट। ये एक सॉल्ट है, बार बार कंफ्यूज मत होना। देखो सब्सटेंस तीन ही तरह का होगा, एसिड, बेस और सॉल्ट। अगर शुरू में H हो तो एसिड, एक्सेप्शन ये वाटर को एसिड मत बोल देना, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में H हो, जैसे HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, H2CO3 हो, तो एसिड। लास्ट में OH हो या O हो लास्ट में, तो आप बेस कहोगे। और ना तो शुरू में H हो ना लास्ट में OH हो तो सॉल्ट। ये देख रहे हो ना, ये सॉल्ट है। तो मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, सॉल्ट विथ वाटर। तो हम लोग इसको सिंपल में लिख सकते हैं ना कि व्हेनेवर मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर। और देख लेते हैं देखो तो यहां पर भी क्या होता है कि अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो एक बेस है, उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं, या लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस react with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is the similar to the reaction between base and an acid, we conclude that the non-metallic oxide are acidic in nature. तो जितने भी देखो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कि मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो अगर मेटेलिक ऑक्साइड हुआ तो बेसिक इन नेचर होता है। मतलब कि जैसे कि अगर मान लो कि लिखें Na2O, ये मेटल और ये ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ZnO ये बेसिक इन नेचर होगा। लेकिन अगर आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा हो गया, जैसे कि अगर आप मान लो कि NO2, CO2, तो कोई भी अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ तो वो एसिड इन नेचर होता है या एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो फिर वो एसिड की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग देखे थे रिएक्शन करवा करके, जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे थे
तो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन रहा था CaCO3 और प्लस क्या बन रहा था H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर गया और क्या बनाया, ये सॉल्ट विथ वाटर बनाया। तो सेम यहाँ पे कह रहा है कि यू रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो फिर तो यहाँ पे यही बात हो गई ना कि अगर मतलब कि बेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, तो ये भी किस तरीके से होता है, एक बेस और एसिड तो रिएक्ट करता तो क्या बनाता, ये आपका बेस है और यहाँ पे अगर हम एसिड रखते हैं, आप ऐसे समझिए ना, ये तो बेस है, तो बेस और एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो बेस को अगर हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, लेकिन यहाँ पे एसिड के जगह पे हम क्या रखें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम बेस को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो भी क्या बना, सॉल्ट और वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस चीज का किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। मतलब कि अगर आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिस से रिएक्ट करवाइएगा तो हमेशा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? तो दीज आर द केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुम लोग इतना एक बार रीड कर लेना और फिर रीड करके जो डाउट होगा अगले क्लास में पूछ लेना, फिर डाउट पहले क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ाएंगे।